हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अल्टम साइंटिया क्रैशिंग बायोलॉजी में। मैं संदीप मिश्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं और बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं मेरा वीडियो चुनने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, कंटिन्यू या नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अभी इसके पहले प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं। प्लांट्स के बारे में वो भी एडवांस्ड प्लांट्स थे जो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। दरअसल जो यूनिट 2 है उनमें इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। एनसीईआरटी क्लास 11th जो बुक है उसमें। और यार मैं एक बार सॉरी करना चाहूँगा, चूँकि गर्मी का मौसम है तो जो चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 2 है उसमें नॉइज़ ज़्यादा आया है, तो उसे मैं कैंसिल करने का भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कुछ और टेक्निक है नहीं, कंप्यूटर है नहीं, फ़ोन से ही ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो काफ़ी परेशानी हुई और मैं गलती यही कर दिया था कि फ़ैन ऑन कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा पसीना हो रहा था उस समय, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि फ़ैन को दूर रखा जाए और किसी तरह से ठंडे मौसम में ही मैं अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करूँ। ओके, तो इन सब बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। देखिए यहाँ एनाटॉमी की बात नहीं की है, एनाटॉमी कहीं नहीं लिखा गया है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा गया है। एनाटॉमी मुझे लगता है काफ़ी डीप हो जाता जो एनाटॉमी वर्ड होता, इसलिए उस वर्ड को नहीं इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है कि एनिमल किन टिश्यूज़ से बने हैं, इनमें ऑर्गन्स जो हैं कैसे बने हैं और ऑर्गन्स कैसे आपस में मिल के एक सिस्टम को बनाते हैं और एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके बाद इसमें 3 रेफरेंस एनिमल्स को बताया गया है, जिसमें अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के बारे में बताया गया है। एक मिनट, ओह मेरा फ़ोन भी दूर है, कोई नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को पहले चैप्टर में तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन ही दिया गया है, और इसमें फिर मुझे एक बार टिश्यू का डेफिनेशन मिला जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था। उसमें बस ये एक स्पेशल पॉइंट बताया था मैंने कि जो टिश्यू जो हैं उनके सारे सेल्स ओरिजिन में भी सेम होने चाहिए, और यहाँ मुझे कुछ स्पेशल मिला, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। इतने में ही वो पिछले चैप्टर का बात ख़त्म कर दिया। ठीक, सिमिलर सेल्स मतलब कि फंक्शन भी परफॉर्म करे सेम, और उसी के साथ ओरिजिन भी सेम। फंक्शन और ओरिजिन सेम हो तो वो टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या ऐड किया गया है, अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर substances perform a specific function, such an organization is called tissue। ठीक है, फंक्शन वहाँ बस फंक्शन लिखा गया था यहाँ, और वहाँ ओरिजिन सेम बताई गई थी। लेकिन यहाँ क्या बताया गया है कि उनके साथ इंटरसेल्युलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स तो सिमिलर हैं ही, अलॉन्ग विद इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस, उन सेल्स के बीच जो सब्सटेंस हैं, एनवायरनमेंट उस सेल का जो बना रहे हैं वो भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपिथेलियल, ठीक, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू की बात करी गई है। उसमें भी एपिथेलियल टिश्यू में एक सिंपल एपिथेलियम होता है, एक कंपाउंड एपिथेलियम होता है। नाम से मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सिंपल को देख लेते हैं। कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर। देखिए इसके लेयर के कंपोजिशन के हिसाब से सिंपल या कंपाउंड कहा गया है। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सेल लेयर्स एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन।
ओके। सेल लेयर जो कंपाउंड एपिथेलियम के जो सेल होते हैं, ठीक, वो कई लेयर में बटे होते हैं, कई लेयर के हो सकते हैं, एक लेयर से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, ठीक। बस इसी बेसिस पे इन्हें कंपाउंड कह दिया गया। सिंपल एपिथेलियम में भी डिवीज़न किया गया है 3 तरह के। सिंपल में स्क्वैमस, देखिए ये ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर, इन तीनों में देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। Whether it is squamous, cuboidal and columnar, these will be always in single layer. Okay? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सिंपल टिश्यू की बात की गई है, ये एक सिंगल लेयर की बात कर रहा है जहाँ सेल्स फ्लैट हैं, ये क्यूब्स के फॉर्म में है। अब देखिए सेल तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को जब पेस्ट कर दिया गया, ऊपर से प्रेस कर दिया गया, ऊपर और नीचे से, तो वो फ्लैटेंड हो गए। नहीं प्रेस किया गया है तो वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गए। और वही क्यूब जब आपस में हाइट भी गेन कर लेते हैं तो वो कॉलमनर सेल्स हो जाते हैं, ठीक। ये हाइट गेन कर लिया है इन्होंने, बस यही डिफरेंस है। ओके, कुछ कॉलमनर सेल्स सीलिया भी कैरी करते हैं और इनकी पोजीशन वो होती है जहाँ भी किसी स्पेशल पार्टिकल का मूवमेंट कराना होता है किसी भी तरफ। लाइक सबसे अच्छा उदाहरण फैलोपियन ट्यूब। ओके, स्क्वैमस एपिथेलियम, चलिए यहाँ अंडरलाइन हुआ है तो शायद मैं इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश किया था। आई एम सॉरी, यहाँ मेरा नेट कनेक्शन नहीं है, शायद बंद पड़ा है। 1 मिनट मैं कनेक्ट भी कर लेता हूँ, उसी में हम इसको समझने की भी कोशिश करते हैं, साथ में मैं कनेक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है सिंगल थिन लेयर का तो बना ही होगा, वो तो पता ही है, पहले ही कैरेक्टरिस्टिक उसके पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। पर इनका जो स्क्वैमस का सेल बाउंड्री है वो इर्रेगुलर बताया गया है यहाँ पे, इर्रेगुलर। और कहा जा रहा है दे फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग, ठीक है, इर्रेगुलर है। और इर्रेगुलरिटी से है मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है, ये देखिए उन जगहों पे है जहाँ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ करने की कोशिश की जा रही है, ठीक, लाइक एयर सैक्स ऑफ लंग एंड वॉल ऑफ ब्लड, जहाँ से डिफ्यूजन भी बहुत अच्छा हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सचेंज हो सके, ठीक। तो मैंने अपना हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है, तो आइए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डज स्क्वैमस मीन। ओके, तो let me tap on this and here is the dictionary. पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि स्पीड इतनी सही तो नहीं है। हाँ, देखिए स्क्वैमस का मतलब क्या बता रहा है, कवर्ड विद और फॉर्म्ड ऑफ स्केली या स्केली, खुद ही कह लीजिए इसे। मतलब स्केल्स का क्या मतलब है, स्केल्स का मतलब है जो आउटर लेयर है या फिर बाउंड्री बना रहा है और कुछ स्केल जैसा है वो उसका स्ट्रक्चर, या फिर जो वो काम करता है स्केल्स की तरह ही काम करता है, दैट इज़ रिजेंबलिंग अ स्केल। ओके, आपस में इरेगुलरली ऊपर नीचे दबे हुए फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आपस में वही होते हैं, ठीक। तो ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। अब स्क्वैमस का डिक्शनरी में डेफिनेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यहाँ से तो टोटल क्लियर है कि उसके शेप पे ही बताया जा रहा है कि क्यूब के फॉर्म में होंगे। फाउंड इन द डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ओके, ग्लैंड्स के डक्ट में पाया जाता है क्यूबॉइडल। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी, और इसका जो मेन फंक्शन हो गया सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। देखिए भाई सीधी सी बात है, अगर वही एक्शन का रिएक्शन, अगर वो सिक्रीशन कॉज कर रहा है, अगर वो सिक्रीशन कर रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है। ओके, द एपिथेलियम ऑफ proximal convoluted tubule of nephron in kidney has microvilli। अब देखिए कहीं भी एब्जॉर्प्शन करना है तो वहाँ सरफेस एरिया का बढ़ाना ज़रूरी होता है, इसलिए वो माइक्रोविलाई तो कैरी करेगा ही, वो माइक्रोविलाई को अपने स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा ही करेगा। ओके, अब बात करते हैं कलमनर एपिथेलियम। कलमनर एपिथेलियम टॉल एंड स्लेंडर सेल से बना होता है। न्यूक्लियाई इसकी जो होती है वो बेस पे होती है। ये तो बहुत आसान वो है, मुझे हाईलाइट तो नहीं करना चाहिए था। सरफेस में है माइक्रोविलाई, ये भी माइक्रोविलाई कैरी कर सकता है। अब ये भी जो क्यूब फॉर्म के सेल्स का ही तो मॉडिफिकेशन होगा, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बना होगा ना। तो पहले फ्लैटेंड स्ट्रक्चर आए, फिर क्यूबॉइडल आए, फिर जाके कलमनर आए होंगे, तो ये भी कभी कभी कैरी कर सकता है। आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन एंड हेल्प सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम पड़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा तो माइक्रोविलाई ही इस सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करती है। ठीक, अगर जो इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है तो सीलिएटेड एपिथेलियम हो जाता है। ठीक, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। जो सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं उनकी बात करी जा रही है, जो मैं पहले ही बता दिया हूँ। ठीक, अब देखिए बात क्या की जा रही है। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल। जो ये कलमनर्स और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात की गई है, और उन दोनों का फंक्शन आपने देखा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होगा। तो कहीं कहीं ये अकेले सिक्रीशन कर देते हैं या सिक्रीशन करते हैं, और कभी कभी ये अपना एग्रीगेट फॉर्म करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। ठीक, जो यूनिसेलुलर सिक्रीशन कॉज करते हैं या फिर सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं, उनमें गॉबलेट सेल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और गॉबलेट सेल का जो इम्पोर्टेंस है वो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़रूर पढ़ेंगे, यहाँ मैं उसमें टाइम नहीं किल करने वाला। कुछ मल्टीसेल्युलर हैं जो क्लस्टर ऑफ सेल्स बनाते हैं, एग्रीगेट ऑफ सेल्स बनाते हैं, और वो सिक्रीशन परफॉर्म करते हैं लाइक सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो यहाँ दो चीज़ें क्लियर हुई। गॉबलेट सेल जो है वो यूनिसेल्युलर है, सैलिवरी ग्लैंड्स जो हमारी हैं वो मल्टीसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। अब आगे बढ़ते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन हम आगे पढ़ेंगे। कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं। अब कंपाउंड एपिथेलियम जो है मल्टी लेयर्ड होता है, वो तो पता ही है। लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में कम हेल्प करेगा। अच्छा, मल्टी लेयर्ड है तो इसका काम क्या हो सकता है? मैं आगे नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बस आप समझिए कि कोई चीज़ मल्टी लेयर्ड होगा या फिर बहुत मोटा होगा तो वो काम क्या कर सकता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। ज़रा ये देखिए, ये स्पंज की तरह आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ज़रा देखिए, इवोल्यूशन जो हुआ है वो काफ़ी चीज़ों की एग्रीगेट रिजल्टेंट है, जो भी इवोल्यूशन हो रहा है। एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या है, फिज़िकल इफेक्ट हमारे पे क्या आया, केमिकल इफेक्ट का क्या आया, उसी तरह से तो हमारी बॉडी इवॉल्व हुई। तो अब स्पंजी या फिर मल्टी लेयर्ड सेल बनाने का क्या कंडीशन है? देखिए, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है वो तो सिंगल सेल भी वर्क कर जा रहा है ना, तो फिर इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी एपिथेलियम में? तो यहाँ ये समझ लीजिए, अगर जो स्पंजिया फोम है तो वो शॉक एब्जॉर्बिंग का काम कर सकता है कि नहीं?
हाँ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है कि नहीं? हाँ, अगर कोई केमिकल स्टिमुलस इस पे आए जो हार्श केमिकल स्टिमुलस है, ये वियर एंड टीयर को कैरी कर सकता है कि नहीं? वियर एंड टीयर को कम करने की कोशिश करेगा कि इंटरनल ऑर्गन्स ना अफेक्ट हो। ठीक, वही चीज़ है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। मैकेनिकल स्ट्रेस का मतलब वही जो मैं फिज़िकल स्ट्रेन की बात किया, फिज़िकल कंडीशन की बात किया। कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन की जो ड्राई सरफेस होती है उसे कवर करता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, देखिए ड्राई सरफेस भी कवर कर रहा है, मॉइस्ट सरफेस भी कवर कर रहा है, जिसमें बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और सलेवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स को भी और पैनक्रियाटिक डक्ट्स को भी। मतलब कितना अच्छा काम कर रहा है कि सलेवरी ग्लैंड। अच्छा, बक्कल कैविटी में क्यों है, ज़रा सोचिए। बक्कल कैविटी में आपको मैकेनिकल स्ट्रेस भी मिल सकता है, केमिकल स्ट्रेस भी मिल सकता है। ओके, और क्या है, स्किन के पे भी मैकेनिकल स्ट्रेस मिल सकता है, केमिकल स्ट्रेस मिल सकता है, उसका ज़रूरी है। फेरिंग्स अगर आपका कोई मैकेनिकल जो स्टिमुलस है, मान लीजिए बक्कल कैविटी में कोई गहरा, कभी कभी देखते हैं बच्चे सिक्के तक निकल जाते हैं, तो वो एक मैकेनिकल स्ट्रेस कॉज करेगा कि नहीं? तो फेरिंग्स तक बचाना हमारा काम है, क्योंकि उसके आसपास आपका एलिमेंट्री कैनाल तो जा ही रहा होता है, साथ में आपका विंड पाइप वगैरह भी जा रही होती हैं, तो उस शॉक एब्जॉर्प्शन का काम उसे करना पड़ेगा। और साथ में ही पैनक्रियाटिक डक्ट जो है, वाह, पैनक्रियाटिक डक्ट में हो ही क्यों ना हो भाई, वो तो केमिकल स्ट्रेस झेलना ही है उसे, इतना बेसिक स्ट्रक्चर अल्कलाइन केमिकल वो सिक्रीट करता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। सलेवरी ग्लैंड को मैं नहीं समझाया, अब इस पे आप सोचिएगा ज़रूर सलेवरी ग्लैंड से क्या हो सकता है, वैसे मैं ऑलमोस्ट बता ही दिया हूँ। ओके, अब जंक्शंस की बात आती है इसमें कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं या फिर जो भी हमारे टिश्यू के सेल्स हैं वो आपस में जुड़े कैसे होते हैं। तो टाइट जंक्शन जो है क्या कर सकता है, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस टिश्यू। ठीक, एडहेरिंग जंक्शन, देखिए अक्रॉस टिश्यू का क्या मतलब है, लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस टिश्यू, जहाँ प्रेशर बहुत अधिक है और इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है, अगर आपका मान लीजिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में ही कहीं लीकेज स्टार्ट हो गया तो इंटरनल ब्लीडिंग इतनी ख़तरनाक होती है और मोस्ट ऑफ द केसेस फेटल ही होते हैं। एडहेरिंग जंक्शन बस आपको एडहेयर कर रहा है, टच कर रहा है या फिर उसे ऐड कर रहा है। ठीक, गैम जंक्शन क्या कर सकता है, लाइक प्लाज्मोडेस्माटा, तो वो कम्युनिकेट कराएगा ही कराएगा। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू निपटा लिया है, अब बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, कनेक्शन जो काम कर रहा है, या फिर यहाँ साइंटिफिक टर्म में दिया गया है लिंकिंग का काम कर रहा है। और जब लिंक करेगा तो सपोर्ट भी करेगा उसे कुछ ना कुछ हद तक। आखिर में कहीं आप लिंक बनाते हैं या फिर दोस्ती की लिंक होती है तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको काज करता है कि नहीं, मोरल सपोर्ट काज करे या फिर किसी भी तरह का सपोर्ट काज करे। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी रखते हैं, मतलब सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू तो बनाते ही हैं, इनके कुछ स्ट्रक्चर बहुत स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जिनमें जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो हुए उनमें देख लीजिए कार्टिलेजेस, बोन्स, एडिपोज और ब्लड, ये सब हैं। एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। कहने का मतलब ये है, देखिए क्या कह रहा है, ब्लड को अगर छोड़ दीजिए तो ये सेल्स जो होते हैं सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक, जो भी ये अदर कनेक्टिव टिश्यू वाले हैं वो स्पेशल फाइबरस स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें कोलेजन या इलास्टिन का कहा जाता है। और
ब्लड में भी मुझे जहाँ तक लगता है फाइब्रिन एक्सेट्रा बनता है, बट उनका कॉन्स्टेंटली सिक्रीशन नहीं होता है, इसलिए उनको बहुत मायने नहीं दिया गया है। दिस सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड। ठीक, ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सिक्रीट करते हैं। ठीक, जो कि उन सेल्स में ही अक्यूमुलेट होता है और मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस के रूप में उनमें रहता है। अब इनमें देखिए, इनको भी 3 पार्ट्स में बांट दिया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, सीधी सी बात आप समझ रहे हैं कि लूजली पैक्ड है, तो कोई चीज़ लूजली कब पैक्ड होता है, जब उनमें सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा या फिर फ्लूइडी सब्सटेंस होगा, लिक्विड टाइप का होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू, इसका एग्जांपल एरियोलर टिश्यू। ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट ऑफ फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। देखिए, जो पिछला एपिथेलियम है उसके सपोर्ट में काम कर रहा है। ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल, इनके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं फाइब्रोब्लास्ट सेल, इनमें होते हैं जो इनके यूनिट्स होते हैं, दैट प्रोड्यूस और सिक्रीट फाइबर्स। अब कहा गया ना, यहाँ वही बात बताया गया कि किसी न किसी तरह का ये फाइबर सिक्रीट करेंगे, तो जो ये इनके फाइब्रोब्लास्ट सेल होते हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं। माइक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल। ठीक, इनमें माइक्रोफेजेस और मास्ट सेल भी पाए जाते हैं। एडिपोज टिश्यू, देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट है एडिपोज टिश्यू। ठीक, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। मैंने इसे वो नहीं किया था, लेकिन अभी लग रहा है कि मुझे बता देना चाहिए, नहीं तो आप लोग बाद में शिकायत कर सकते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट, और इसी बात के नाते मैं बता भी रहा हूँ कि ये फैट स्टोर करता है और ये एक्सेस न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है। ठीक, और कहीं ना कहीं ये बॉडी के पॉस्चर बनाने में भी हेल्प करता है या फिर अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें बात दोनों के नाम से तो क्लियर हो जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। अब इन्हें 2 पार्ट में बांटा गया, एक रेगुलर होता है और एक इर्रेगुलर होता है। कहाँ गया डेंस इर्रेगुलर। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, द कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स फाइबर। अब डेंस वो कैसे हो सकता है, अगर इर्रेगुलर रहेगा लाइक स्पंज, तो वो तो डेंस नहीं हो पाएगा ना, काफ़ी स्पंजी हो जाएगा और काफ़ी इर्रेगुलर हो जाएगा, तो वो लूज ही रह जाएगा। तो ये डेंस जो है एक पैरेलल वे में होते हैं, रेगुलरली अरेंज, और एक इर्रेगुलरली अरेंज हो जाएंगे। इसमें टेंडन विच अटैच स्केलेटल मसल्स टू बोन। ठीक, स्केलेटल मसल्स को बोन में अटैच करते हैं, जिन्हें टेंडन बोलते हैं, टेंडन। ठीक, जिसमें लिगामेंट मेनली आते हैं, लिगामेंट्स। ठीक, देखिए एक BLB, ये एक होता है बोन टू बोन अटैचमेंट लिगामेंट का काज करता है, जैसे आप बल्ब बोल सकते हैं। ओके, विच अटैच वन बोन टू अनदर। ठीक, इसका एक उदाहरण आपको दे दिया गया, लिगामेंट जो कि बोन से बोन को अटैच करते हैं। ओके, डेंस इर्रेगुलर की जहाँ तक बात आती है, ये कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रोब्लास्ट सेल और बहुत सारे फाइबर्स रखते हैं, मतलब अपने कंपोजिशन में, और वो मोस्टली कोलेजन के होते हैं, और ये इनका ओरिएंटेशन डिफरेंटली होता है, मतलब कि उनकी तरह पैरेलल और बहुत अरेंज्ड नहीं होता। प्रेजेंट इन द स्किन्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें
कार्टिलेजनस होते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपके डेंस टिश्यू होते हैं, जहाँ टेंडन को तो आप पा नहीं सकते या फिर लिगामेंट्स को भी पा नहीं सकते। हाँ, जो लोग नॉन वेज होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि अगर आप देखेंगे कि वो जब आप चिकन वगैरह लेने जाते हैं और जो उसका ड्रम स्टिक होता है या फिर लेग पीस जिसे बोलते हैं, उसका जो ऊपर थाई वाला पोर्शन होता है और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे कभी कभी सही से वो कटा नहीं होता और उसमें एक धागेनुमा स्ट्रक्चर दोनों को ऐड कर रहा होता है, उन दोनों बोल्ट को, वो लिगामेंट होता है। उसे कभी आप तोड़ने की कोशिश करिएगा, नानी याद आ जाएंगी, बिना काटे आप उसे तोड़ नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ होता है वहाँ, वो बहुत रेगुलरली अटैच था और उसी दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज भी होता है। ज़रा उसे तोड़ने की कोशिश करिएगा, मुझे लगता है वो बहुत आसानी से निकल जाता है और आसानी से टूट भी जाता है। और बस इन दोनों में यही अंतर था, रेगुलरिटी और इरेगुलरिटी की। अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये जो कार्टिलेज इनके बीच होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक, एंड प्लीबल हो जाता है, जो कि कंप्रेशन को रेजिस्टेंट करता है या फिर रेजिस्ट करता है। ठीक, इनमें कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं एंड आर एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम। ये खुद ही एक मैट्रिक्स भी सिक्रीट करते हैं और उनके बाद बीच में वही कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं जो कि इनका सिक्रेशन करते हैं, ठीक, कार्टिलेज का। ओके, अब बात करते हैं बोन्स के। तो इनमें नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, इन्हें बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता। रिच इन कैल्शियम साल्ट एंड कोलेजन फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। और आगे बात है, द बोन सेल ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द स्पीस कॉल्ड लेक्यूनी। देखो यहाँ तो ये ग्राउंड सब्सटेंस में बनते हैं, कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस देख लो कि जो यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस की बात करें, मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल कैविटी, ये इनमें भी स्मॉल कैविटी होती है बट वो ग्राउंड सब्सटेंस से भरा होता है, और यहाँ जो स्मॉल कैविटी होती है उसे लेक्यूनी कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस भरा होता होगा लेकिन ये नॉन प्लेएबल होता है, ठीक। अब बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड के लिए तो मुझे लगता है चैप्टर यहाँ भी देखिए दे दिया है कि चैप्टर 79, 18 में इसके बारे में काफ़ी विस्तृत तरीके से पढ़ाया गया है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब मसल टिश्यू की बात करते हैं। मसल टिश्यू में सबसे पहला दिया है इन्होंने स्केलेटल मसल, अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर, ठीक। जो मसल टिश्यू होता है ये एक बंडल होता है जो कि एक शीथ में बंद होता है, ओके। इनको बांटा गया है स्मूथ मसल, ठीक, कार्डियक मसल, ठीक। स्मूथ मसल में क्या होता है, स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड आते हैं, तो कुछ स्ट्रिएशन शो करते हैं, ठीक। अब फाइबर हैं तो दोनों इंट पे टेपर तो होना ही होना है। स्मूथ मसल जहाँ भी होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, ठीक। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है। स्मूथ मसल है तो टुगेदर बंडल टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन्स दिस। जो भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जो भी आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं। कार्डियक मसल की जब बात आती है तो इनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, कम्युनिकेशन जंक्शन जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ टू कॉन्ट्रैक्ट एज यूनिट। ये इंटरकैलेटेड डिस्क ही हैं जो इन्हें स्पेशल बनाते हैं और एक साथ ब्लड पंप करने में हेल्प करते हैं, ठीक। इंटरकैलेटेड डिस्क यही हैं, ठीक, इसमें शो नहीं किया गया, ठीक। ये आपस में कम्युनिकेशन को परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की।
द न्यूरोग्लियल सेल विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट। न्यूरल टिश्यू के बारे में भी मुझे लगता है बाद के चैप्टर में अच्छा खासा बताया गया है, लेकिन अभी यहाँ पढ़ लेते हैं जो भी दिया गया है, जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगा यहाँ बताया जाना चाहिए। द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स। इसमें कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया मेकअप ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। मतलब कि जो भी आपका हमारा न्यूरल टिश्यू है उसका 1/2 केवल न्यूरोग्लिया ही होता है। ठीक, इनका क्या काम है वो तो हम जानते ही हैं, और दिया है कि चैप्टर 21 में इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स एंडिंग्स और आउटपुट जोन्स triggers event that may cause stimulation or inhibition of ascent neuron and other cells। ठीक, न्यूरॉन्स एंडिंग, जो न्यूरॉन्स की एंडिंग होती है जिन्हें आउटपुट जोन्स भी कहते हैं, वो ट्रिगर्स कर सकते हैं कोई भी इवेंट जो कि स्टिमुलेशन या इनहिबिशन दोनों तरह के हो सकते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन के लिए। ठीक, अब बात आती है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की। अब देखिए यहाँ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की बात जो आती है उनमें क्या कहा गया है। सबसे पहले तो मुझे जो लगा बता ही देना चाहिए एक बार, जनरल नॉलेज ही है वैसे ये। आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक, देखिए इन्वॉल्यूंट्री है, लूजली अरेंज्ड है, इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, तो मतलब कि इनमें सभी तरह के सेल्स तो होंगे ही, जिसमें एपिथेलियल भी आता है, कनेक्टिव टिश्यू भी आता है। एपिथेलियल उसकी लाइनिंग बनाएगी, कनेक्टिव टिश्यू उसमें आएंगे ही, ब्लड वगैरह होते ही हैं, मस्कुलर वो होता ही है, और न्यूरल भी होता है जो कि परफॉर्म करता है उसका कोऑर्डिनेशन, या फिर जो भी उसके परफॉर्मेंस होते हैं, अप डाउन्स होते हैं, उसे कंट्रोल करता है। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend। ठीक, अब discernible trends का मतलब समझ लेते हैं। discernible, चलिए, detectable or derivable by use of the senses of the intellect, perceptible by the senses or intellect। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है आपस में बहुत अच्छा इंटेलेक्ट परफॉर्म करते हैं। इंटेलेक्ट इन द ये सेंसिटिविटी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं बात कहूँ, इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, जो कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका हो सकता है कि अगर वैसोप्रेशन सिक्रीट होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। तो इन तरह की चीज़ें हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से एड्रिनलिन हार्मोन सिक्रीट हुआ, उसके बाद हार्ट बीट बढ़ गया। तो ये क्या है, ये आपस में इंटेलेक्चुअल उनका परफॉर्मेंस ही तो है, आपस में सेंसेस ही तो हैं जो आपस में समझ रहे हैं। ठीक, और ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड के रूप में देखा जाता है ह्यूमंस में। ठीक, अब मुझे लगता है इस चैप्टर को मैं यहीं रोकता हूँ। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थवर्म को हम आगे पढ़ेंगे, और ये तीनों जो अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग हैं, इन तीनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर चूजिंग माय वीडियो। और हाँ यार, अगर आपको दिक्कत लगता है कि मैं सही से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या फिर कोई कमी है तो उसको ज़रूर बताइए मेरे कमेंट में। थैंक यू वेरी मच।